Our next topic is about the basements or the basement apartments. क्या डिफरेंस है एक लीगल अपार्टमेंट में, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट में, और एक नॉन लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट में, और एक रजिस्टर्ड बेसमेंट अपार्टमेंट में, और एक नॉन रजिस्टर्ड बेसमेंट अपार्टमेंट या बेसमेंट में। तो फ़र्क ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपने घर लिया है और उसकी बेसमेंट नहीं बनी हुई, और अगर आप उसकी बेसमेंट को चुप करके बना लेते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द सिटी और विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द सिटी और विदाउट गेटिंग अ बिल्डिंग परमिट, तो अगर आप चुप करके बेसमेंट को बना लेते हैं, नो मैटर आप उसमें किचन डालें या ना डालें, उसको अपार्टमेंट बनवाएं या वैसे ही फिनिश करवाएं अपने यूज़ के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ नॉन रजिस्टर्ड फिनिश्ड बेसमेंट, क्योंकि वो सिटी से, चूँकि आपने उसकी परमिशन नहीं ली है, इसलिए वो एक किस्म की सिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। देन कम्स द रजिस्टर्ड बेसमेंट अपार्टमेंट्स, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो रजिस्टर्ड बेसमेंट अपार्टमेंट है शायद वो लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, हालांकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड बेसमेंट अपार्टमेंट एंड अ लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट। सम ऑफ द न्यूअर एजेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मैंने अक्सर लिस्टिंग्स में ये भी देखा है कि यू कैन रेंट द बेसमेंट, इट्स लीगल, और ये भी होता है उसमें कि साफ लिखा होता है कि इट्स अ लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, और ये भी लिखा होता है घर सिर्फ 5 साल पुराना है, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि घर 5 साल पुराना हो और उसकी बेसमेंट जो है वो लीगल हो, रजिस्टर्ड तो हो सकती है। एनीवे, कमिंग बैक टू द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड अपार्टमेंट एंड द लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट। रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि आपने बाकायदा सिटी से परमिशन लेके उसको बनाया है, परमिट लेके बनाया है, उसमें बिल्डिंग कोड्स और फायर कोड्स मीट किए हैं, सिटी की इंस्पेक्शन हुई हैं, और वो जो अपार्टमेंट है, नॉट अपार्टमेंट, वो जो बेसमेंट है वो सारे के सारे बिल्डिंग और फायर और सेफ्टी कोड्स को मीट कर रहा है, लेकिन आप उसको एज अ सेकेंड ड्वेलिंग यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप रेंट नहीं कर सकते, या फिर उसमें आप खुद तो रह सकते हैं, आपके कोई जानने वाला रह सकता है, वट एवर, लेकिन आप उसको उसके अंदर आप किचन नहीं डाल सकते दूसरा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन registered apartment and the legal apartment. Now what is the legal apartment? Now different cities have different rules and regulations, but I am talking about right now is that let's take the example of Peel region. तो Peel region में क्या है, like Mississauga and Brampton, तो इसमें क्या है कि 16 नवंबर 1995 के बाद अगर कोई बेसमेंट बनाया गया है, तो अगर उसको एज अ रजिस्टर्ड अपार्टमेंट भी, सॉरी, एज अ रजिस्टर्ड बेसमेंट भी बनाया गया है, यानी कि परमिट लेकर भी बनाया गया है, तो इट कैन नॉट बी अ लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, क्योंकि 1994 की रेगुलेशन के बाद स्ट्रिक्टली सेकंड ड्वेलिंग्स जो हैं वो रेजिडेंशियल जोनिंग के अंदर उन्होंने बंद कर दी थी। तो वो अपार्टमेंट्स जो 16 नवंबर 1995 से पहले बन गए थे बेसमेंट्स में, यानी कि वो घर जिनकी बेसमेंट्स के अंदर किचन वगैरह बने हुए थे 16 नवंबर 1995 से पहले, और वो रेंटिंग के लिए अपार्टमेंट यूज़ किए जा रहे थे, तो दैट कैन कंटिन्यू थ्रू द लीगल नॉन कन्फर्मिंग यूज़। तो उसमें कुछ लोगों ने या तो उनको सिटी के साथ रजिस्टर करवा लिया था बिफोर जनवरी 1996, और कुछ लोगों ने नहीं करवाया था। जिन्होंने करवा लिया था तो दोज आर नोन एज लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट्स, यानी कि उसमें आप लीगली उसको रेंट भी कर सकते हैं, उसमें किचन को भी मेंटेन रख सकते हैं, उसमें सेपरेट एंट्रेंस और जो कुछ भी है उसको किराए पे दें, इवन कि अब आप उसको दोबारा से रेनोवेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन उस वक्त भी अगर आपने किसी अपार्टमेंट को जब रजिस्टर करवाया था, तो उस वक्त भी उसको लीगल करवाने के लिए या रजिस्टर करवाने के लिए वो सारे जो बिल्डिंग के कोड्स हैं या फायर के कोड्स हैं या सेफ्टी कोड्स हैं वो मीट किए गए होंगे, तो उस वक्त एक लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बना होगा। और अभी भी आज की तारीख में भी अगर कोई ऐसा अपार्टमेंट है, बेसमेंट अपार्टमेंट, जो कि रजिस्टर्ड ना हो सिटी के साथ, इस वजह से वो लीगल तो नहीं है, लेकिन अगर ये प्रूव किया जा सके कि वो 16 नवंबर 1995 से पहले भी अपार्टमेंट था, उसमें किचन था, सेपरेट एंट्रेंस था और बाथरूम भी था, उसको रेंट किया गया था, तो अगर आज भी ये चीज़ प्रूव की जा सके, तो आज भी सिटी से परमिशन लेके, परमिट लेके उसको सेफ्टीज़ उसकी जो है फायर सेफ्टी या बिल्डिंग कोड के मुताबिक उसको कर लिया जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सब कुछ करवा के आप उसको अभी भी लीगल करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 5 साल पुराना घर है और उसका जो है अपार्टमेंट, बेसमेंट अपार्टमेंट लीगल है, तो इन द रीजन ऑफ पील इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इट कैन बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मीन्स कि इट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द
सिटी कोड्स और परमिट लेके किया गया, लेकिन लीगल वो कहीं से नहीं है। एज अ सेकंड ड्वेलिंग उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। बेसमेंट अपार्टमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप उसको सिर्फ रेंट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर ख़ुद भी अगर आपने 2 फैमिलीज़ ने रहना हो, अपने किसी भाई को, अपने पेरेंट्स को, किसी को रखना हो, तो अगर आप उसके अंदर किचन बना देते हैं तो फिर वो एज अ सेकंड अपार्टमेंट बन जाता है, विच इज़ नॉट अलाउड बाय द सिटी। वो दूसरी बात है कि in my opinion like 90% or more basement apartments in the region of Peel are not legal, not even registered। तो उसके बावजूद भी रेंटिंग की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है और चल भी रही है। तो आई एम नॉट इन एनी वे इनकरेजिंग एनीवन कि आप जाके बेसमेंट अपार्टमेंट लें और उसको रेंट करें, क्योंकि ये इस पर कोई ख़ास रोक टोक नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट्स हैपनिंग। और अगर आप इस हैसल में नहीं पढ़ना चाहते, इससे बचना चाहते हैं, तो स्टिल देयर आर अपार्टमेंट्स अवेलेबल विच आर ऑलरेडी लीगल, तो आप उनको भी ले सकते हैं इफ़ यू आर वरीड अबाउट दैट। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इन जनरल हो क्या रहा है मार्केट में। यूजुअली ये देखा गया है कि जब तक कोई आपकी कंप्लेंट ना करे, आपका कोई नेबर या आपका कोई टेनेंट या कोई भी, कि आपने एक इलीगल बेसमेंट अपार्टमेंट को रेंट किया हुआ है, तो यूजुअली ये देखा गया है कि सिटी स्पेशली आके चेक नहीं करती हैं, और अगर वो आके चेक करते भी हैं तो पहली दफ़ा देखने में कोई ऐसा फ़ाइन वगैरह नहीं है। ऑल द सिटी इंस्पेक्टर्स वुड से कि रिवर्ट इट बैक टू अ सिंगल यूनिट, इसमें से किचन ख़त्म करें, चूल्हा निकालें वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अगर कभी सिटी इस तरह आ जाए तो उस वक्त उसको ख़त्म कर देते हैं और बाद में फिर रेंट कर रहे होते हैं हॉट प्लेट रख के, या दोबारा रख लेते हैं, और अगर सेकेंड टाइम कंप्लेंट हो जाए तो द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी मोर। तो दूसरा ये है कि देखा गया है कि सिटी स्पेशली इस तरह बेसमेंट्स के पीछे नहीं जाती, क्योंकि अब ऐसे भी मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि बहुत से क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनकी जो बेसमेंट्स हैं वो ख़ुद जो उनको पैसे आ रहे हैं, कोई ख़ातून वहाँ पे सिंगल रह रही है या जो भी, जो लोग ओंटारियो वर्क्स वगैरह पे होते हैं, तो सिटी का चेक डायरेक्टली आ रहा होता है टू द लैंडलॉर्ड, और वो ये भी नहीं पूछ रहे होते कि आपकी बेसमेंट लीगल है या नहीं है। इसी तरह अगर आप लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ट्रिब्यूनल में जाएं तो उसके अंदर भी अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं तो दे विल नॉट आस्क यू कि वेदर द बेसमेंट इज़ लीगल और नॉट, क्योंकि वो कहेंगे तो सिटी का मसला है, हम तो सिर्फ इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बैठे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि अखबारों में या इवन के MLS लिस्टिंग्स में जो घर एडवर्टाइज हुए होते हैं कि इट हैज़ अ बेसमेंट अपार्टमेंट, और ये भी लिखा होता है कि सेलर एंड द एजेंट डज़ नॉट वारंट द रेट्रोफिट स्टेटस। तो साफ बता रहे होते हैं कि एक तो बेसमेंट अपार्टमेंट है और दूसरा ये भी कि वो लीगल नहीं है। तो इससे साफ पता लगता है कि ऑल्दो इट इज़ नॉट लीगल, लेकिन ये नहीं है कि सिटी इज़ ऑलवेज आफ्टर दैट। तो 90% ऑफ द अपार्टमेंट्स इन द रीजन लाइक आई एम टेलिंग यू आर नॉट लीगल। स्टिल एवरीबडी हैज़ रेंटिंग, मतलब लोग रेंट कर भी रहे हैं और भी ले रहे हैं रेंट करने के लिए। वंस अगेन आई एम नॉट इनकरेजिंग यू टू गेट अ बेसमेंट अपार्टमेंट, इट इज़ नॉट लीगल। अगर आप इस असल में नहीं पढ़ना चाहते, गेट अ लीगल वन। अब आपके अगले कंसर्न्स ये हो सकते हैं कि क्या मुझे बेसमेंट रेंट करनी चाहिए कि नहीं, या फिर अगर नहीं रेंट हुई तो किराया नहीं आया तो फिर मैं घर को कैसे अफोर्ड करूँगा, या फिर अगर मुझे कोई बुरा टेनेंट मिल जाए और वो खाली ना कर रहा हो तो मैं क्या करूँगा, क्या मुझे इस हैसल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके ज़ाहिर आंसर्स ये हैं कि ऑब्वियसली टू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम हम लोग और भी बहुत सारे हैसल्स लेते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल वर्किंग ऑन द वीकेंड्स जस्ट टू गेट अनदर $400 to $600, और ज़ाहिर हैसल तो उसमें भी बहुत है कि वीकेंड में आपने सुबह उठना है और रोज़ाना जाना है, और आई मीन वीकेंड के दोनों दिन जाना है और आना है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई टेनेंट भी है, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है 6-6 महीने साल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कुछ आपने रिपेयर नहीं करवाना, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि महीने में 2 दफ़ा भी आपको कुछ ना कुछ ठीक करवाना पड़ जाए, कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ जाए। तो ज़ाहिर है किसी भी चीज़ जिसमें कोई ना कोई इनकम हो रही है या फ़ायदा हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपकी इनपुट भी चाहिए। जैसे नो पेन नो गेन, तो जितना इसमें आप इनपुट डालेंगे या फिर कुछ ना कुछ आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि बेसमेंट रेंट होगा या नहीं, तो लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इफ़ द बेसमेंट इज़ गुड तो रेंट भी ज़रूर होगा। और सेकेंडली आप उसको अगर मार्केट से थोड़ा सा कम पे एडवर्टाइज़ करें, जैसे कि अगर 800 का बेसमेंट है 700 पे एडवर्टाइज़ करें, तो डेफिनेटली देयर विल बी काइंड ऑफ क्यू ऑफ पीपल जो उसको लेना चाहेंगे। तो उसमें भी आप सिर्फ पहले आने वाले को ना पकड़ा दें, आप एक रेंटल एप्लीकेशन
बनाएं और उसके बाद कोई 6, 7, 8, 10 प्रोस्पेक्टिव लोगों को फिल करने दें और उसके बाद आप उसमें से चूज़ करें। चूज़ करने का क्राइटेरिया भी ये है कि ज़ाहिर अगर आपने बेसमेंट रेंट करनी है तो ऑब्वियसली जो लोग बेसमेंट्स में रह रहे हैं उनके ज़रूरी नहीं है क्रेडिट्स अच्छे हों, बट स्टिल दे कैन बी गुड पीपल। अगर उनके क्रेडिट अच्छे हों तो मेनली शायद वो बेसमेंट में भी ना रह रहे हों, तो उनको चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि उनकी जॉब क्या है, उनकी इनकम कितनी है। अगर उनके पास ज़ाहिर है पैसे आ रहे हैं तो ही वो आपको किराया दे सकते हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्या देंगे। आप चेक करें कि उनकी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या इनकम है, या फिर अगर किसी और सिटी से मूव हुआ है तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। और इसी तरह फिर आप ये चेक करें कि वो जहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं वहाँ से क्यों छोड़ कर आ रहे हैं। जो उनका पुराना लैंडलॉर्ड है उसको फ़ोन तो करें, लेकिन उससे पुराना जो है उसको करने का ज़्यादा सेंस बनती है, क्योंकि जो पुराना लैंडलॉर्ड है वो तो शायद पहले ही उनसे तंग हो, वो उनकी तारीफ़ें करके उनको निकालना चाहता हो। और उसके अलावा कुछ रेफरेंसेस लें, कुछ आप ज़ाहिर है जब उनको देखेंगे तो आपको उनसे मिलकर बात करके भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के लोग हैं। तो द की फैक्टर इज़ कि उनकी जॉब कैसी है, कब से है, क्योंकि जिन लोगों की जॉब है और अच्छी जॉब है वो यूजुअली प्रोफेशनल टेनेंट्स नहीं हैं। प्रोफेशनल टेनेंट्स मींस जो कि एक जगह पे जाते हैं और किराया नहीं देते और जब तक उनको किक आउट किया जाता है वहाँ पे फ्री में रहते हैं, तो दोज आर नोन एज प्रोफेशनल टेनेंट्स। तो जो लोग अच्छी जॉब्स पे हैं वो यूजुअली प्रोफेशनल टेनेंट्स नहीं हैं, और ज़ाहिर है वो अपना अगर जॉब्स पे हैं तो उनको पता है कि अगर वो आपको किराया नहीं देंगे, तंग करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में उनकी जॉब से गार्निशन भी हो सकती है, यानी कि उनकी सैलरी भी डिडक्ट करके आपको एज रेंट दी जा सकती है। इसलिए जिनकी जॉब्स यूजुअली अच्छी है तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम हैं कि वो आपको तंग करें। किराया ना देना एक अलग बात है। जहाँ तक वैसे हम अक्सर कहते हैं टेनेंट्स तंग कर रहे हैं, तो दैट गोज़ वाइस वर्सा। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि टेनेंट्स से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स उनको तंग कर रहे होते हैं। अब अगर आपके पास आपने बेसमेंट रेंट की हुई है और ज़ाहिर बात है वो सिंगल यूनिट है, उसमें एक ही वॉशरूम है, तो अगर आप उनको ज़ाहिर है अगर उनका अचानक फ्लश काम करना बंद हो गया है और अगर आप उनको वेट करवाते हैं फॉर सो मेनी डेज़ टू गेट इट डन, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी आगे से रिएक्ट करेंगे और आगे आपको तंग ज़्यादा करेंगे। तो अगर आपने बेसमेंट रेंट करना है तो यू शुड ट्राई कि जैसे ही आपके टेनेंट को कोई प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व करते रहें। और स्पेशली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन लोगों को आता है जो लोग बस प्रॉपर्टीज़ को लेके 2-2, 3-3 पोर्शंस को रेंट कर देते हैं, खुद दूसरी सिटी में रह रहे हैं और टेनेंट जो हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं या उनको कोई गार्बेज वगैरह फेंक रहे हैं, तो उसमें फिर नेबर्स डिस्टर्ब होते हैं, देन दे कॉल द सिटी। स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड यू आर कंट्रोलिंग द टेनेंट योरसेल्फ, और आप उनके साथ जो है आपका बिहेवियर अच्छा है और आप उनके साथ एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में रह रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि कई साल गुजर जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि आपके इतने अच्छे टर्म्स बिल्ड हो जाते हैं कि यू मिस दोज पीपल व्हेन दे गो फ्रॉम देयर। सिमिलरली एक और मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि जब आपने अपनी बेसमेंट्स रेंट करनी हो या ना भी करनी हो, तो ट्राई एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर नेबर्स। अगर आपने बेसमेंट नहीं भी रेंट करनी तो भी मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब आप कहीं पे घर ख़रीद के वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आप, इससे पहले कि नेबर आपको देखे और आप अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, वो सोचें कि इससे मैं बाद में बात करूंगा, उस वक्त बस सामान रखते जाएं और उसके भी जहन में ये आ जाए पता नहीं कौन रूड सा मेरा नेबर आ गया है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप किसी जगह पे मूव हो रहे हैं तो जैसे ही आपकी पहली दफ़ा नज़र पड़ती है किसी नेबर पे, आप खुद जाके उससे मिलें, हेलो हाय करें। उसके बाद अगर मौका मिले तो मूव होने के बाद कोई स्वीट्स, कोई हलवा, कोई चीज़ किसी नेबर को अगर आप एक दफ़ा जाके दे देती हैं तो उससे आपके टर्म्स इतने अच्छे बिल्ट हो जाते हैं कि अगर आपने कभी कल को बेसमेंट भी रेंट करें और कोई प्रॉब्लम भी आ रहा हो तो ऑलवेज द नेबर विल कम टू यू एंड टॉक अबाउट इट कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। वो कभी भी आपकी सिटी में कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाएगा। कभी आप बारबेक्यू कर रहे हैं, उनको थोड़ा से 2 कबाब खिला दिए या समथिंग, यू नो, तो इट मेंटेन्स योर रिलेशनशिप विद दैम। अगर आपने कभी ट्रैवल करना है, बैक होम जा रहे हैं, तो आपकी वो स्नो तक ट्रैवल कर देते हैं, आप उनकी कर देते हैं। तो दैट इज़ अ की टू सक्सेस नॉट ओनली फॉर रेंटिंग द बेसमेंट्स, इवन अदरवाइज के ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद योर नेबर्स, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि व्हाट इफ़ जो है बेसमेंट को खाली ना करे और टेनेंट भी बुरा आ जाए, तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आई विल ऑलवेज स्ट्रांगली सजेस्ट यू, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा है कि नॉट व्हेन यू आर रेंटिंग द होल हाउस एज वन, इफ़ यू आर रेंटिंग अ बेसमेंट तो कोशिश करें कि साल की लीज़ साइन ना करें, क्योंकि अगर आपने साल की लीज़ साइन की फॉर अ बेसमेंट तो क्या होगा, 2 या 3 महीने बाद आपको जेन्युइनली अपनी बेसमेंट की खुद ज़रूरत पड़ जाए, या आपका टेनेंट आपको तंग कर रहा हो या कोई और मसला हो, आप वापस चाहते हो अपनी बेसमेंट, तो आप जब भी उससे खाली करवाने की बात करेंगे ही विल ऑलवेज कम एंड शो यू द लीज़ कि ये देखें जी ना, आप अभी तो मेरे 8 महीने रहते हैं। जबकि अगर टेनेंट ने खुद जाना हो, आपके टेनेंट ने, तो आपको सिंपली इतना कह दे कि जी मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं,
तो उससे पहले आप कहेंगे ठीक है यार प्लीज़ को फिर बेसमेंट को खाली कर दो मेहरबानी करके, तो आप लीज़ का क्या उसको दिखा रहे होंगे। सिमिलरली अगर वो ये कहे कि मेरी जॉब ट्रांसफ़र हो गई है या बस मैं छोड़ के भी जा रहा हूँ, तो आई डाउट कि एनीबडी विल टेक एनी टेनेंट टू द कोर्ट इवन फॉर रेंटल ट्रिब्यूनल कि भाई इसने मुझे किराया नहीं दिया, स्पेशली अगर आपकी बेसमेंट लीगल नहीं है। अगर लीगल है तो भी मेरा नहीं ख्याल $600-700 के लिए आप उसको कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे या खुद भी लगा के अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द टेनेंट, नॉट फॉर द लैंडलॉर्ड। अगर आप 1 साल की लीज़ साइन करवाते हैं तो मेरी ये सजेशन है कि डोंट गेट द लीज़ साइन फॉर अ ईयर। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लीज़ साइन ना करें, लीज़ ज़रूर साइन करें, ये डिफ़ाइन करने के लिए ये कितना किराया है, क्या उसने स्नो शवल करनी है कि नहीं करनी, उसने अपनी टेनेंट्स इंश्योरेंस करवानी है कि नहीं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो होनी चाहिए। तो इसलिए रेदर देन साइनिंग अ 1 ईयर लीज़ यू कैन ऑलवेज साइन अ मंथ टू मंथ लीज़। अब अगर आपने एडवर्टाइज ही कर दिया किसी अखबार में कि जनाब मंथ टू मंथ लीज़ के लिए आ जाएँ, तो फिर हमेशा आपको वही लोग मिलेंगे जिनको 1 महीने के आधे महीने के लिए घर की ज़रूरत है, वो किसी ट्रांजिशन में हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट टू। सो नेवर एडवर्टाइज के आपने मंथ टू मंथ के लिए लीज़ करना है। दैट्स जस्ट माई सजेशन, इट कुड बी रॉन्ग, लेकिन दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि आप एडवर्टाइज उसको नॉर्मल तरीके से करें, और जब आपको कोई टेनेंट पसंद आ जाए पूरी तरह और आप उसके साथ फाइनल करने लगें अपने एग्रीमेंट को, तो आप उसके साथ मंथ टू मंथ लीज़ एग्रीमेंट रखें। और जब उसको बताएं कि भाई बोथ द पार्टीज़ हैव द राइट कि किसी को 60 डेज़ का नोटिस दे के खाली करवा सके, व्हाट्सएवर द रीज़न इज़। अगर वो आपसे कहेगा कि नहीं मुझे तो लंबा चाहिए, तुम 2 महीने की, तो उसको बोलो कि ज़ाहिर है मेरा भी इंटेंशन 2 महीने में खाली करने या करवाने की नहीं है। मैंने बेसमेंट को साफ़ सूफ किया है, पेंट पुंट किया है, मेरी तो खुद ये ख्वाहिश है कि कोई साल से भी ज़्यादा रहे, बट सर्कमस्टेंसेस कैन चेंज नॉट ओनली फॉर मी इवन फॉर यू। व्हाट इफ़ तुम्हारे पास 2 महीने बाद जॉब ना और तुम छोड़ना चाह रहे हो, तो क्या तुम साल रहोगे? तो इस तरह ना तुम पे प्रेशर रहेगा ना मेरे पे प्रेशर रहेगा, तो इट्स वेरी गुड। और मैंने ये देखा है कि हर आदमी ये चीज़ सुन के आराम से मंथ टू मंथ के लिए मान जाता है। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सो दैट इज़ वन वे कि अगर आपने कभी किसी को खाली भी करवाना हो और अगर वो अप्रूव भी ना कर सकें कि ही इज़ नॉट अ वेरी गुड टेनेंट, तो फिर भी आप के पास अगर मंथ टू मंथ लीज़ हो तो इट्स वेरी इजी कि 60 डेज़ का नोटिस देख के आप खाली करवा लें। इसके बावजूद अगर आपने ऐसी चीज़ नहीं भी साइन करवाई हुई, तो फिर भी अगर आपको टेनेंट जो है वो रेंट नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली इन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ट्रिब्यूनल आपको इंटरनेट पे सारे के सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं। N1 N4 फॉर्म है, L1 फॉर्म है, कुछ फॉर्म्स हैं कि इसलिए खाली करवानी है बेसमेंट के, वो आपको किराया नहीं दे रहा, या इसलिए करवानी है कि वो जो है वो डिस्टर्बिंग है या तंग कर रहा है, या इस तरह सारे के सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं और उनको फिल करने की गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ना तो लॉयर्स के पास जा सकते हैं, ना पैरालीगल कंपनीज़ के पास आप जाएंगे तो बहुत आपके मतलब लॉयर से तो कम लेकिन फिर भी काफ़ी पैसे लग जाएंगे। लेकिन इट्स सो इजी और सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो गाइडलाइंस और फॉर्म्स हैं कि एनीबडी कैन फिल दैट। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको वो स्टेज ही ना उस पर पहुँचें कि आपको लैंडलॉर्ड और रेंटल ट्रिब्यूनल पे जाना पड़े। अगर आप थोड़े से केयरफुल रहें, सिर्फ पहले आने वाले टेनेंट को मतलब एप्लीकेंट को डेस्परेट होकर ना पकड़ा दें फ़ौरन, तो फिर ऐसी चीज़ को अवॉइड किया जाता है। मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार होते हैं और हर चीज़ को मान के आपकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस को मान के फ़ौरन बेसमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं, यूजुअली दोज आर नॉट गुड टेनेंट्स। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप बेसमेंट को थोड़ा सा कम पैसों में एडवर्टाइज़ करें, ज़्यादा लोगों को आने दें और अपनी जजमेंट को देखें। जो लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे, उनको भी ना दें। और दूसरा ये कि आप उनको अच्छी तरह उनकी रेफरेंसेस, उनकी जॉब वगैरह चेक करके दें, और उसके बाद अगर आप उनका ख्याल भी रखेंगे तो आई वुड से कि देयर इज़ लाइक 90% चांसेस कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी किस्म का। और जिस तरह आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा, आपके जानने वालों ने भी घरों को लेके उनकी बेसमेंट्स रेंट की हुई हैं एंड दे आर रनिंग दैम सक्सेसफुली। बल्कि उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि लोग सेकंड या थर्ड हाउस लेके भी उसकी बेसमेंट को रेंट कर देते हैं। तो वो इसीलिए कर देते हैं कि उनका पहला जो है ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है। तो ज़ाहिर है अगर आप घर को अफोर्ड ही नहीं कर रहे हैं बेसमेंट लिए बगैर, और सिर्फ एक बेसमेंट को रेंट करने से अगर घर अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है, तो आई वुड से इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। और लेकिन यह है कि इसको आप अच्छी तरह थोड़ा सा हैंडल करें। तो बाकी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो यू कैन गेट द टेनेंट्स आउट, यू कैन इवन सेल द हाउस। इसका ये मतलब नहीं कि आप किराए पे ही बैठे रहें इस परेशान से या खौफ से कि अगर टेनेंट नहीं होगा या बेसमेंट किराए पे नहीं चढ़ेगा तो हमें घर नहीं लेना, और अगर ये हमने किराए पे नहीं चढ़ाना तो हम घर अफोर्ड नहीं करते। तो वट एवर द रीज़न इज़, लेकिन ये है कि आई वुड से इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। और जिस तरह बाकी लोगों ने बेसमेंट्स को रेंट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं।
अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू इनकरेज और डिस्करेज कि आप बेसमेंट रेंट करें या ना करें और लीगल लें या इलीगल लें। माई जॉब इज़ टू गिव यू द अवेयरनेस के मार्केट में क्या हो रहा है। आगे इस चीज़ को स्टडी करना, एनालाइज करना और डिसाइड करना कि वेदर यू वांट टू गो फॉर अ हाउस विच हैज़ अ बेसमेंट अपार्टमेंट और नॉट, इट्स एंटायरली योर ऑप्शन और योर चॉइस।